हेलो बच्चे पार्टी, हाउ आर यू। अब तक हमने जो चैप्टर किया है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और अब हम कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। बिफोर दैट कुछ हम कैजुअल बात कर लेते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में चल रहा है, यानी लॉकडाउन चल रहा है। तो हमें लॉकडाउन में क्या पॉजिटिविटी, कईयों के लिए पॉजिटिविटी नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिविटी नहीं है क्योंकि उनको स्कूल जाने को नहीं मिल रहा, रात तक बाहर घूमने को नहीं मिल रहा। तो बच्चे यहाँ पर एक पॉजिटिविटी ये है कि दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन फाइंड योर सेल्फ। दैट मीन्स यू कैन स्टडी, सेल्फ स्टडी। तो यहाँ पर इन दिनों में आप सेल्फ स्टडी जो है वो कर सकते हो एक बेटर वे, क्योंकि अब 11th-12th तक तो हम फैसिलिटेटर का काम कर देंगे, बट उसके बाद आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको एक लेक्चर डिलीवर कर दिया जाएगा वेदर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट। तो यहाँ पर हमें ये है कि आपके यहाँ 11th-12th में अगर आपका बेस बन जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को अपने ढंग से समझने की कोशिश करें विद हेल्प ऑफ अदर सोर्सेज, तो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। तो बच्चे अब अभी का जो लॉकडाउन का जो टाइम है उसको आप यूटिलाइज कीजिए, और अभी हम जो टॉपिक बाय टॉपिक कर रहे हैं उसे आप अपने घर में कीजिए, और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो कीजिए। अगर आपको वो समझ नहीं आते तो वी आर हियर फॉर यू। तो बच्चे हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, आई थिंक आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होगी वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर हमने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात की थी। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि वेक्टर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर हमने क्या किया था। रिजल्टेंट वेक्टर हमने ये कहा था कि जो काम दो वेक्टर मिलके कर रहे हैं वही काम एक वेक्टर कर दे, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। और वेक्टर का एडिशन जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चे वेक्टर को ऐड करने के लिए हम सिंपल ये नहीं करेंगे हमारे पास एक वेक्टर है 4i और तीसरा है 3j, हम इनको ऐड कर दें, तो वो सिंपल बेसिक कभी भी नहीं होगा। उसको अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा से ही आपको ऐड करना पड़ेगा। तो किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर को ऐड करना है, मान लीजिए आपके पास एक 4 मैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड में, उसका मैग्नीट्यूड 4 उसका मैग्नीट्यूड है वो इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर है उसका 3 मैग्नीट्यूड इसमें, तो आप इसको 3 मीटर कर दीजिएगा, 4 मीटर एंड 3 मीटर। अगर आपको उसको ऐड करना है तो दैट मीन्स यू हैव टू डू 4 + 3 दैट इज 7। नो, इन केस ऑफ वेक्टर, बिकॉज वी नो वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, हम वेक्टर्स को मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी रखती है एज वेल एज डायरेक्शन। जो अगर मैं बात करूँ ये है हमारे पास ये 4 मीटर है तो इसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन है, उसी तरह से ये 3 मीटर वाली है, इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है। बट अगर हम इसको ऐड करने चले तो हम इसको सीधा विदाउट नोइंग द डायरेक्शन हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो इसको ऐड करने के लिए हम अलजेब्रा, जैसे आपने 10th क्लास में अभी पाइथागोरस थ्योरम की थी, तो अगर हम सिंपल वे से करें, कोई एंगल नहीं है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या बनेगा, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट जैसे मैंने कहा था एरो का ध्यान जरूर रखिएगा, मैंने एरो इस तरह से लगाई, अगर मैं यहाँ पे लगा देती तो बच्चे क्या होता, दैट इज 0, रिजल्टेंट 0, यानी ऑब्जेक्ट जहां था वहां पे घूम फिर के वहीं आ गया। तो यहाँ पर हम इस तरह से आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 16 + 9 दैट इज इक्वल टू 5। यानी ये आपका रिजल्टेंट किसके बराबर है, 5 मीटर। ठीक है, तो वेक्टर को ऐड करने के लिए आपको क्या है, सिंपल अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा। आज जो हम ट्रिक यूज करने जा रहे हैं बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक या मेथड कह सकते हैं, एनालिटिक मेथड फॉर वेक्टर एडिशन, कि आप किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। और इसमें से एक मेथड जो है आप डेली रूटीन में यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको डेली रूटीन या कह सकते हो आपके प्रैक्टिकल पर्पस से आप उसको यूज कर सकते हो कि आपको अननोन वेट है, अननोन वेट को निकालना है, वो कैसे होगा, तो वो हमारे पास एक लॉ आएगा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको हम यूज करेंगे। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हमारे पास जो वेक्टर है, जो पहला लॉ है दैट इज वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है बच्चे, सबसे मैं आपको बेस से बता रही हूँ। बेस का मतलब यानी अभी तक मैंने सारे जो आपके चैप्टर के जो मेन पॉइंट थे उसको लिंक अप करके आपको यहाँ तक लेके आए। मेन मकसद यही है बच्चे कि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़े तो आपको पहले इसका बेस पता हो कि ये कहाँ है। ये हवाई के लिए नहीं कि पहले आप वीडियो देखना शुरू कर दें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और आपको ये समझ में आना शुरू होता है। पहले तो आपको वेक्टर्स के बारे में समझना पड़ेगा, जिसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई लिंक नहीं है तो आप सुषमा फिजिक्स वीडियो नाम से मेरा यूट्यूब का चैनल है, वहां पर आप अपने टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमें आज पहला करना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल भाषा में ये बताया गया है कि अगर दो वेक्टर
किसी पॉइंट पर लग रहे हैं। पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूंगी, फिर उसको ड्रॉ करूंगी। इफ टू वेक्टर आर एक्टिंग अ पॉइंट, ठीक है, अगर दो वेक्टर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने डेफिनेशन लिखी है ना, वही हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स, यहाँ हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, जो कि एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ये हो गया, ठीक है, वेक्टर ए, इसको ओ मान लेते हैं, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर हो गया। दूसरा वेक्टर हम मान लेते हैं बच्चे वेक्टर बी, ठीक है। दीज टू वेक्टर आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, विच पॉइंट, ओ पॉइंट, क्योंकि ओ से ए वेक्टर ने क्या काम किया, ओ से लेके पी तक चले गए, बी वेक्टर ने क्या किया, वो ओ से लेके क्यू तक चले गए। तो यहाँ तक आई थिंक ये चीज से आपको समझ में आ गई। इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, कब, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम के अंदर, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए बच्चे यहाँ तक क्या बोला कि अगर दो वेक्टर एक टाइम पे एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट का मतलब कईयों के दिमाग में ये भी आएगा तो मैम ऐसा होना चाहिए था, ये तो एक पॉइंट पे ऐसे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट हमने वेक्टर्स के फॉर्म में किया, रिजल्टेंट हमें तब मिलेगा जब हमारे पास वो सेम ऑर्डर में होंगे। सेम ऑर्डर का मतलब क्या, एक खत्म हो रहा है तो दूसरा शुरू हो रहा है, राइट। यानी तभी मैंने कहा था कि प्रीवियस जो वेक्टर्स का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिए। तो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लगातार लग रहे हैं, ठीक है। तो इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अ पार्टिकल एट सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये अपने आप को इस तरह से अलाइन किए हुए हैं कि ये दो साइड किसकी, ट्रायंगल की रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां तक फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर इस तरह से हैं जो दो साइड एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। देन और फिर उसके बाद देखिए बच्चे यहाँ पे लिखा है सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर कैसे, ये यहाँ से इसकी टेल है, ये इसका हेड है, तो यहाँ से इसकी टेल शुरू है, ये हेड, क्लियर, ये सेम ऑर्डर के अंदर है। दे रिजल्टेंट, उनका जो रिजल्टेंट है वेक्टर, वो भी एक वेक्टर होगा, पॉइंट ऑफ व्यू है। देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो उनका रिजल्टेंट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, दैट इज थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल में, और वो भी किससे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट ऑर्डर में। तो इसका मतलब, तो यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। तो इसका थर्ड साइड, ये दो साइड तो होगी ट्रायंगल की थर्ड साइड ये बनेगी। तो अगर इसको ड्रा करें तो हमारे पास ये किस तरह से बनेगी, तो ये हमारा रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है। यानी दो वेक्टर सेम टाइम पे एक्ट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर, ठीक है। देन इट्स थर्ड साइड विल बी इट्स रिजल्टेंट, उसकी थर्ड साइड उसकी रिजल्टेंट होगा, क्या होगा, रिजल्टेंट किसके केस में, इन अपोजिट ऑर्डर। बच्चे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं इसी ऑर्डर में कर देती तो रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है ना। तो इसीलिए इसने यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा, दैट इज अपोजिट ऑर्डर। आपको ये मगिंग करने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम ड्रॉ करते चलिए और उसको आप बनाते चलिए, मीन्स इसकी डेफिनेशन लिखते चलिए, कोई चीज इसमें गलत नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे, ये हमारे पास था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमें अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो किसका, रिजल्टेंट का, पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है एज वेल एज डायरेक्शन, क्योंकि अगर मैं इसको वेक्टर लिख रही हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज फाइंड द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए बच्चे, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर ये दो वेक्टर्स हैं, यहाँ पर हम क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। जैसे मैंने एक को आप कह सकते हैं क्यू एंड एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, क्लियर, ताकि हम ये साइड आराम से निकाल सकें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चे, हमने क्या किया, क्यू एंड परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, दैट इज क्यू परपेंडिकुलर है हमारे पास, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर को मैं इस तरह से लिख, अब इसके बाद देखिए बच्चे, हमारे पास ओपी की वैल्यू है, पी की वैल्यू है, क्यू आर की वैल्यू है। अगर मुझे आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, रिजल्टेंट यानी आप कह सकते हैं ओ क्यू की वैल्यू चाहिए, तो मुझे पूरी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी।
और ये हमें देखिए बच्चे यहाँ पर ये एंगल है थीटा। अगर ये सिंपल 90 डिग्री के एंगल पे होते तो हम सिंपल क्या करते, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। बट यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है। तो अगर वो एंगल पे इंक्लाइंड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर किस लिए, ताकि हम इजी से हमारा इसका मैग्नीट्यूड पता कर सकें। अब एक तरीका देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास ये दो फिंगर है, आपको ये बताना है कि ये वाली फिंगर इस फिंगर से कितनी बड़ी है। आप एक तरीका ये है, आप उसको मेजर करेंगे, दोनों को मेजर करके ये बता देंगे ये इतनी बड़ी है। एक तरीका ये है कि अगर हम यही या इसी की साइड में एक लाइन खींचिए, यानी ये इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, तो इसका मतलब क्या है, हमें साफ नजर आ रहा है कि कितनी ज्यादा है ये उंगली से। ये तो मैंने लेमन तरीका बताया कि किस तरह से आप इसका पता कर सकते हैं। उसी तरह से ज्योग्राफिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। आपने 10th क्लास में किया भी होगा। तो यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्री का वैसे मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब हम ये मानते हैं कि रिजल्टेंट जो है वो एंगल बीटा बनाता है, ठीक है, रिजल्टेंट जो है अलग एंगल बनाएगा, वो एंगल बीटा हो गया। अब मुझे ये हमारे, अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, दैट इज अगर मुझे ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन। अगर हमें ये ट्रायंगल की वैल्यू, ये हमारे पास टोटल ओ क्यू एन, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्यू एन की वैल्यू है, ठीक है, तो हमारे पास अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्यू एन स्क्वायर। ये सिंपल हम ज्योमेट्री यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं ना, कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज का करना है तो हमें बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ओ क्यू का स्क्वायर अगर हमें निकालना है, क्योंकि रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। तो क्यू एन का स्क्वायर हो गया बच्चे हमारे पास, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए बच्चा, ओ एन तो हमारे पास सिंपल है, ओ एन की वैल्यू हमें निकालनी, सॉरी हम निकालेंगे ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन। क्या है बच्चे, क्यू एन जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओ एन, हाँ अगर ओ एन नहीं बच्चे, क्यू एन हमारा सिंपल है, ओ एन को हम लिख सकते हैं, ओ एन जो है, ओ एन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन सा, ओ पी प्लस पी एन, तो इसको लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन स्क्वायर, ओ पी प्लस पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, ठीक है, यानी हमने पाइथागोरस। अब बच्चे बात ये आती है कि हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है, वी हैव, यहाँ पर मैं लिख देते हैं वी हैव ओपी एज, ओपी कितना है हमारे पास, वेक्टर ए, हमारे पास पी क्यू वेक्टर कितना है, पी क्यू वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक है, और हमारे पास ओ क्यू वेक्टर कितना है, ओ क्यू वेक्टर जो है वेक्टर आर के बराबर, ठीक है। हमें क्या चीज निकालनी है, इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए बच्चे, एक तो ये वाली और एक ये वाली, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इन दो साइड्स की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी। तो अगर आपके पास एक साइड हो, एक एंगल हो, तो किसी ट्रायंगल में से आप उसकी दूसरी साइड्स भी निकाल सकते हैं, राइट। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा भी है कि अगर मान लीजिए देखिए इसमें साइड कौन सी है, ये हमारे पास एंगल थीटा है, ठीक है, और ये हमारे पास साइड है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, पी एन की वैल्यू, तो हमने क्या तरीका यूज कर रखा है, मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, पी एन हमें निकालना है, गिवन क्या है, पी एन गिवन है हमें बच्चे, दैट इज पी क्यू, पी एन बाय पी क्यू। अब आप मुझे ये बताइए पी एन बाय पी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज पी एन क्या है, बेस, पी क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, जब आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर हिंदी में अगर आपने किया है लाल कक्का से, तो उसमें से आपने साइन थीटा कोस थीटा ये वैल्यू निकालनी शुरू कर दी होंगी, यानी आपने पहले निकाली भी होगी 10th क्लास में। तो यहाँ पर अगर हम पी एन बाई पी क्यू करें तो हमारे पास ये आएगा कोस ऑफ थीटा के बराबर, क्लियर। तो यहाँ से अगर पी एन की वैल्यू निकालें तो बच्चे क्या आएगा, पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कोस ऑफ थीटा। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू है बी, तो हमारे पास पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, बी कोस ऑफ थीटा, यानी ये हमारे पास आ गया ये वाला वेक्टर बी कोस ऑफ थीटा, क्लियर। दोबारा से बता रही हूँ बेटा, हमारे पास एक साइड है, एक एंगल है, तो हमने इस ट्रायंगल के अंदर से, यहाँ पर मैं ट्रायंगल भी लिख देती हूँ कि ट्रायंगल है आपका पी क्यू है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर से आप क्या निकालेंगे, पी एन बाय पी क्यू, पी एन बाय पी क्यू निकालेंगे,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा के बराबर, और यहाँ से हमने पी एन की वैल्यू, क्योंकि हमें अगर रिजल्टेंट निकालना तो पी एन के। सिमिलरली अगर मैं क्यू वन की वैल्यू निकालूं तो क्यू वन किसके बराबर होगा, जो चीज निकाली ऊपर रखेंगे, दे क्या रखा है, पी क्यू दे रखा है, दैट इज पी क्यू, ये हमारे पास होगा बेटा साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्यू एन की वैल्यू आएगी बच्चे, ये पी क्यू यहाँ चला जाएगा तो ये तभी बी के बराबर भी हो जाएगा बी साइन थीटा। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू बी साइन थीटा। क्लियर, यानी अभी आपके पास वैल्यूज आ गई इसकी, जो आपके पास साइड नहीं थी, साइड की वैल्यू नहीं थी, वो हमने सिंपल ज्योमेट्री से निकाली। अब यहाँ ये वैल्यूज पुट कीजिए और उसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम करें क्यू आर के, मैं यहाँ से शुरू करूंगी, क्यू आर क्या था बेटा, आर के बराबर ना, ओ सॉरी ओ क्यू आर से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो मैं इसको स्क्वायर कर दूं इज इक्वल टू ओपी कितना बचे हमारे पास, ओपी ए के बराबर है, प्लस पीएन अभी हमने यहां से निकाला है, पीएन कितना निकला बच्चे, दैट इज बी कोस ऑफ थीटा, बी कोस ऑफ थीटा, इन दोनों का क्या है होल स्क्वायर, प्लस क्यू वन कितना बेटा, बी साइन ऑफ थीटा, तो बी साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट यू हैव टू जस्ट सोल्व दिस इक्वेशन और सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हम करेंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चे मैंने b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अब इसके बाद देखिए बेटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कैसे लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन लेने तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, वो से अच्छे से किया होगा बेटा आपने ज्योमेट्री में, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस में 2ab cos ऑफ थीटा। क्लियर, तो ये हमारे पास r वेक्टर आ गए। r वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab cos ऑफ थीटा, बिकॉज दिस वेक्टर इज इक्वल टू 1 cos ऑफ थीटा। और अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को यहाँ इस तरह से करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई, राइट, we have just simple we have done simple mathematics। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गए बच्चे मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड के लिए आपने ये तरीका निकाला, यानी ये बच्चे ये तो आप 100% याद कर लीजिए, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा कि जब आपके पास दो वेक्टर्स यूज हो रहे हो और उसका आपको रिजल्टेंट निकालना हो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। हाँ, अगर डायरेक्शन के बारे में आ जाए तो डायरेक्शन कैसे है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, हम टेंजेंट निकालते हैं हमेशा डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए अगर हम निकालें तो मैं डायरेक्शन को सिंपल ही, डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट ऑफ बीटा। और टेंजेंट ऑफ बीटा किस तरह से निकलता है, टेंजेंट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद यानी टी, हर बोले यानी बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर है, दैट इज यहाँ पे क्यू एन, परपेंडिकुलर है हमारे पास क्यू एन, बेस कितना बच्चे ओ एन। अब इसको मैं सिंप्लीफाई लिखूं, क्यू एन की वैल्यू हमारे पास बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, बेस की हमारे पास वैल्यू क्या है, दैट इज a प्लस b cos ऑफ थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, which resultant, where two vector are acting in a particular direction at a point, और यहीं से हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। तो यानी हमारे रिजल्टेंट की क्या कर दी, मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, उसकी डायरेक्शन भी निकाल दी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर दो वेक्टर्स किसी एंगल पे काम कर रहे हैं, तब उस टाइम अगर हम ये देखना चाहें कि उनका रिजल्टेंट क्या होगा, और वो वेक्टर्स एक ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो उसमें रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। और टेंजेंट अगर बात करें, उसकी डायरेक्शन की बात करें, तो b sin थीटा यानी टेंजेंट ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। आई थिंक दिस इज अ क्रिस्टल क्लियर टू यू। यानी अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप सब पूछ सकते हैं बच्चे, ये चीज अगर क्लियर है ना, तो आपको आप मान सकते हो 3 मार्क्स आपके क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से हमने इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो करेंगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम करते हैं पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टर एडिशन। अभी तक हमने किया ट्रायंगल ऑफ फैक्टर एडिशन। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये हमारे डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये है पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टर एडिशन। विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ वी कैन फाइंड आउट द अननोन वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये आपके प्रैक्टिकल में 11th क्लास के जो प्रैक्टिकल में उसमें हम करेंगे भी इसको, बट थ्योरी वाइज से हम यहाँ पर पढ़ना है। पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टर एडिशन का बेस सेम वही है जो कि हमने ट्रायंगल ऑफ फैक्टर एडिशन में किया था। जैसे कि हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी वैसे ही उसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसका हमारा जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज हम डायरेक्शन इसमें से निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास है पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, सेम अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो एक पार्टिकल पे एट द सेम टाइम एंड सेम टाइम एक ही टाइम पे एक्ट कर रहे हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय, बच्चे यहीं पे हमारा डिफरेंस शुरू हो जाता है कि पहले वहां पर वो दो वेक्टर्स जो है सेम टाइम पर सेम पॉइंट पर एक्ट कर रहे थे बट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बता रहे थे। ठीक है बच्चे, मैं डिफरेंशिएट बता रही हूँ आपको दोनों के साथ ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए। और ट्रायंगल ऑफ फैक्टर एडिशन का आधे से ज्यादा पार्ट तो यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, अगर आपने वो कर लिया तो पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टर एडिशन अपने आप ही हो गया, सिर्फ डेफिनेशन को ही आपको अलग से करना पड़ेगा। तो इसमें कहा कि अगर दो वेक्टर एक पॉइंट पे एक सेम टाइम पे एक्ट कर रही हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट दे रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ मैंने पैरेललोग्राम को सिंबॉलिक वे से किया पैरेललोग्राम। तो अगर दो वेक्टर्स जो हैं, जैसे लाइक हमारे पास एक वेक्टर हो गया ये वाला वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास हो ये देख लीजिए ये होगा वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर हमारे पास भी है, मैं दोनों का मैग्नीट्यूड एज वेल सेम रखती हूँ। ये दोनों के बीच में एंगल है थीटा, क्लियर। तो अगर हमारे पास ये इस तरह से कोई है, अगर ये है टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यानी दो अपने आप को, दो वेक्टर अपने आप को एक टाइम पे एक ही जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो दो साइड ऑफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा देखिए सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर का कुछ नहीं है, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर सेम ऑर्डर होता तो जैसे हमने पहले किया था, एक खत्म हो रहा है दूसरा शुरू हो, तो यहाँ पर हमारे पास ओ पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं वेक्टर ए एंड बी, एंगल उनके बीच में थीटा। मान लीजिए अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, सिंपल वैसे अगर वेक्टर की बात करें, 10 न्यूटन इस साइड लग रहा है, फिर 10 न्यूटन यानी ए वेक्टर लग रहा है 10 का, बी वेक्टर लग रहा है 10 का, तो आप क्या कहोगे ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 20, 10 का हो गया ना। अगर ये 10 इस साइड लग रहा है 10 इस साइड लग रहा है तो आप क्या कहोगे दैट इज इक्वल टू 0, 10 न्यूटन यहाँ लगे। बट अगर ये किसी एंगल में लग रहा है तो एंगल में लगते ही हम या तो ट्रायंगल ऑफ फैक्टर एडिशन लगाएंगे या हम जो अब कर रहे हैं पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टर एडिशन लगाएंगे। तो यहाँ पर एंगल थीटा है, तो बच्चे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसका पैरेलल साइड ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। मैं एक बार इसको ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो ये साइड अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड भी क्या होगी ए के बराबर होगी और ये साइड क्या होगी ये बी के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात थी कि हमारे दो वेक्टर हैं एक्ट कर रहे हैं पार्टिकल पे सेम टाइम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड ऑफ एडजेसेंट पैरेललोग्राम। नेक्स्ट देखिए ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से देयर रिजल्टेंट वेक्टर, अब वो भी इसी पॉइंट के ऊपर से क्या होगा ड्रॉ होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, दो वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में से होगा। ड्रॉन फ्रॉम ए वेक्टर देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल। डायगोनल क्या होगा इस पर हमने इसीलिए जैसे आपका पैरेललोग्राम बना दिया ना, तो यहाँ पर क्या है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये डायगोनल अगर हम यहाँ पे करें ये हमारा हो गया डायगोनल, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल था थीटा, पूरा एंगल थीटा है और ये जो एंगल बना रहा है डायगोनल क्या बना रहा था जैसे हमने पीछे किया दैट इज बीटा। तो ये हमारे पास डायगोनल हो गए, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम द सी पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या होगा रिजल्टेंट होगा। आई थिंक यह चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि वहां पर ट्रायंगल की दो साइड बना रही थी, अब पैरेललोग्राम की दो साइड कर रही है। वहां पर उनकी थर्ड साइड रिजल्टेंट थी, यहाँ पर उनका डायगोनल रिजल्टेंट है, मगर लगाना ही रिजल्टेंट ही है, ठीक है। अब इसमें बच्चे ट्रायंगल लॉ का जहां तक आपने मैग्नीट्यूड निकाला था या फिर आपने उसके अंदर से टेंजेंट बीटा यानी डायरेक्शन निकाली थी, वो सारे टर्म्स जो हैं, जो सारे आप कह सकते हो आपने ए बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू ये सारी चीज निकाली है, सारी चीज वही करनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्या यहाँ पर हमें मान लीजिए ओ है ये पी है, सिमिलरिटी के लिए मैं इसको क्यू कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वही सेम जो तरीका हमने यूज किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमारे पास क्या है
हम इसको एन मान लेते हैं। ये क्या आएगा, ये आएगा बी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा। ये बनेगा बी कोस ऑफ थीटा। सिमिलरली ये बनेगा बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, फिर से कि हम ये पूरी ट्रायंगल लेंगे, कौन सी, ओ क्यू एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम। तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू, तो इसीलिए मैं उन सभी चीजों को स्किप करके यहाँ पर सिर्फ आपका रिजल्टेंट और टेंजेंट जो है बीटा वो निकालने जा रही हूँ। इसमें नई चीज होगी वो हम इसके बाद ऐड करेंगे। आई थिंक वो आपको ट्रायंगल लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसके बाद हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ट्रायंगल लॉ की अगर इसकी रिजल्टेंट निकालू, रिजल्टेंट का क्या आया था बच्चे हमारे पास, रिजल्टेंट था ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। क्लियर। और हमारे पास जो इसका एंगल था दैट इज ऑफ टेंजेंट ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, बी साइन ऑफ थीटा प्लस ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। क्लियर। यानी ये हमारे पास आया था टेंजेंट। सेम वही तरीका है बेटा, ट्रायंगल्स वही लेनी है, साइड्स वही लेनी है, तरीका सेम वही है। क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ना, बी ये है तो सामने वाली साइड भी क्या होगी, बी ही तो होगी। तो यहाँ पर हम अगर इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो हमारे पास यही रिजल्टेंट निकलेगा और यही हमारे पास इसकी वैल्यूज निकलेंगी। अब इसके बाद देखिए बच्चे, यहाँ पर हम करते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि जो दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं लाइक दिस, या हमारे पास इस तरह से दो वेक्टर इस तरह से एक्ट कर रहे हैं, इन वेक्टर्स के बीच में जो एंगल थीटा है, क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है ए बी, वो तो फिक्स रहेंगे, जो वो 4 मीटर के हैं 3 मीटर के, जो बट आवर देयर मैग्नीट्यूड विल बी, बट जो चेंज हो सकता है वो चीज चेंज हो सकती है थीटा, और थीटा चेंज होते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और उसी तरह से मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए बेटा, हम स्पेशल केस कर रहे हैं। स्पेशल केस फर्स्ट, पहला स्पेशल केस क्या हो सकता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स कि हमारे पास वेक्टर ए, मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, वेक्टर ए भी नहीं है, वेक्टर बी भी इस तरह से एक्ट कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बचे, थीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स जो होंगे, जो पैरेलल लाइन उनके बीच में एंगल कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0। और ये आप ही कह सकते हो, ये अगर बोथ टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगी तो क्या पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी तो एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू 0। बच्चे ये चीजें क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में आपको देंगे कि अगर उनके बीच में एंगल 0, या फिर ये कह देंगे इफ बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर बट विद द रिजल्टेंट, तो वहां पर ये चीज जो है आपके थ्योरी, ये थ्योरी में आ गया ना, ये थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए थीटा अगर 0 करेंगे तो रिजल्टेंट क्या बनेगा बच्चे हमारे पास, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 किसके बराबर होता है बच्चे, दैट इज इक्वल टू 1। अगर cos 0 1 है तो ये जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा किसके बराबर बनता है, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे मैंने थीटा को 0 पुट किया है, थीटा 0 का मतलब दोनों पैरेलल है, और यहाँ पर थीटा 0 होने का मतलब यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू, अगर हम स्क्वायर से इसको स्क्वायर काटें तो हमारे पास a प्लस b, यानी आपके पास जो रिजल्टेंट है r a प्लस b इस तरह से, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में। फिजिकल मतलब क्या है, ये तो हमने थ्योरी कर ली, हमने इसके डेरिवेशन पार्ट कर लिया। फिजिकल मतलब है कि अगर दो वेक्टर इस तरह से हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, जैसे हमारे पास ये है तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट a प्लस b, यानी a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया, तो ये r वेक्टर क्या होगा, a प्लस b। ये हमने वेक्टर एडिशन में किया भी था, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन, याद है, ठीक है। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह से ऐड करना। नेक्स्ट थिंग क्या हो सकता है, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ मुझे एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पर हमारे टेंजेंट की वैल्यू क्या आएगी, साथ ही साथ ये बता दें कि टेंजेंट ऑफ बीटा क्या है, b साइन, साइन 0 0, ऊपर वाला 0 हो गया, तो नीचे वाला a प्लस b कोस ऑफ 0, तो इसकी तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो 0 के बराबर हो गया ना, साइन 0 0, नीचे चाहे कुछ भी वैल्यू है a प्लस b, ठीक है, तो a प्लस b आ जाए तो ये 0 के बराबर हो गया, तो एंगल क्या हो गया, टेंजेंट बीटा क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, यानी उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे। सेकंड केस करें, सेकंड केस में हमारे पास क्या है, एफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 180,
दैट मीन्स वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है। मैं साथ के साथ का फिजिकल वैल्यू भी बता रही हूँ, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर अपोजिट होंगे थीटा 180 होगा तो क्या करें, रिजल्टेंट निकाले। रिजल्टेंट निकाले तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस ऑफ 180। कोस ऑफ 180 बेटा होता है -1 के बराबर, नहीं पता तो बता देती हूँ, -1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे -1 पुट करते ही क्या बन जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होगा बच्चे, तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज में ये हमारी सारी, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट, फिर से रूट से कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा कि हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी। ये हमने पिछली बार किया था, जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। मान लीजिए 5 है, 3 है, दोनों को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 2 आएगा। वो हमने ज्योमेट्रिकल वे से करके देखा था, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो अपोजिट डायरेक्शन में है तब हमारे पास जो वेक्टर्स हैं दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, a माइनस बी। टेंजेंट बीटा कितना होगा, टेंजेंट बीटा साइन 180 0 के बराबर, तो वो या तो आपके पास क्या होगा, बीटा की वैल्यू 0 होगी या फिर माइनस साइन करेंगे। ये बेटा यहाँ पर हम क्या है, a माइनस बी और b माइनस ए दोनों चीजें अपोजिट हो सकता है ना, या तो मैंने a और b का देखा है तो b माइनस ए भी हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि या 0 हो सकता है या 180 हो सकता है, बेसिकली हमारे पास होगी 0, यानी अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंट बीटा की वैल्यू भी, यानी मैं सिंपल यहाँ से लिख देती हूँ बीटा इज इक्वल टू 0, यानी इनके बीच के डायरेक्शन 0 होगी। ये 2 केस हो गए। थर्ड केस क्या हो सकता है, सोचिए, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन 90 डिग्री, यानी हमें एक अगर एंगल पुट करें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री विच डज इट मीन्स अगर ये a वेक्टर है ये b, यानी ये a वेक्टर हो गया ये b वेक्टर हो गया, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री कोस 90 किसके बराबर होता है, 10th क्लास में बहुत किया हो बच्चे आपने, 2ab कोस 90 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 होगा तो ये सारा फैक्टर 0, ये हमारे पास आएगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस में दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास अगर हम कोस 90 0 पुट करें तो हाँ रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है, अभी हमने मैंने जब इस लेक्चर की शुरुआत की थी मैंने कहा था कि वेक्टर को अलजेब्रिक सम, यानी हम क्या कर सकते हैं, बेस का और हाइपोटेन्यूज का स्केल कर सकते हैं, तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ सकती है, तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। और इसी तरह से आप कर सकते हैं कि दैट इज टेंजेंट बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। टेंजेंट बीटा निकालें, ये r की वैल्यू होगी बच्चे हमारे पास, टेंजेंट बीटा मैं यहीं पे निकाल लेती हूँ। टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज b sin 90 a प्लस b cos 90, तो cos 90 करते ये तो हो गया 0, हो गया। ये b sin 90 होता है 1, तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू आपके पास होगी b बाय a, ठीक है। तो ये हमारे पास फिजिकल कंडीशन हो गई कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट की वैल्यू same which is the same as that of the triangle of vector relation. Then we discuss some special case which are very useful in case of numericals. We also see how we can use this formula for the numerical purpose as well. फिर उसके बाद हमने क्या है स्पेशल केस के बीच में अब इसी टॉपिक के अंदर से हम करेंगे कोसाइन लॉ और साइन लॉ। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम इसी के अंदर से, इसी डायग्राम के अंदर से साइन लॉ और कोसाइन लॉ को देखेंगे। देखिए बच्चे, हमने किया था अभी स्पेशल केस, अब इसके अंदर से हम साइन लॉ और कोसाइन लॉ भी करेंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम्स भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल वे से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे देखिए, हमने रिजल्टेंट निकाला था दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर मैं यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाली तो क्या बनेगी, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाले तो बच्चे देखो ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उधर चला जाएगा बी स्क्वायर और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 2ab, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, ठीक है। यानी आप रिजल्टेंट के जो फॉर्मूला है, रिजल्टेंट के फॉर्मूले से ये बता सकते हो कि हमारे पास cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं, लॉ ऑफ
लॉ ऑफ कोसाइन। कई बार लॉ ऑफ कोसाइन के अगर मान लीजिए रिजल्टेंट की बात कीजिए कोस थीटा निकालिए, तो वहां पर आप क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट है और जो वेक्टर्स है उनके स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab कोस ऑफ थीटा। अब आप ये सोचेंगे कि इतना सा पोर्शन तो मैम उसी स्लाइड में करवा देते, उसे टाइप करवा देते, बट हमें इसके आगे फर्दर और भी करना है। अब हमें ये देखना है कि अगर हमें साइन थीटा की, जैसे हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू होगी, अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा की निकालने के लिए हमें एक और इसके अंदर ज्योमेट्रिकल पर्पस से ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो परपेंडिकुलर हमें क्या बताएगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, और एक हमारे पास इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो फॉर्मूला हमारे पास आएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ड्रॉ करेंगे, लाइक हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एम मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो वी ड्रॉ पी एम, परपेंडिकुलर किसके ऊपर बचे, ओ क्यू, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो हम यहाँ से क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी, देखिए बच्चे, ओ क्यू एन, ये तो थी हमारे पास, एक हमारे पास बनेगी पी एम, सॉरी पी एम क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास जब पी एम क्यू और ओ पी एम हमारे पास वैल्यूज बनेंगी तो हम यहाँ पर इसकी साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ओ क्यू एन, ओ क्यू एन हमारे पास है, एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, बीटा बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, रिजल्टेंट के साथ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं क्यू एन की वैल्यू निकालूं, यानी इस ये क्यू एन की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हम पहले ट्रायंगल लगेंगे ओ क्यू एन, यहाँ से मैं क्यू एन की वैल्यू निकालूंगी। क्यों कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर एक तो हमारे पास एंगल है थीटा, क्लियर, और एक एंगल हमारे पास बीटा। हम ये देखना चाह रहे हैं कि थीटा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या है, और वही रिलेशन हमारा साइन लो को दिखाएगा, यानी हमारे साइन किस तरह से साइन थीटा है वो रिलेट है रिजल्टेंट के साथ। तो हमने यहाँ क्यू एन की वैल्यू को निकाला, तो क्यू एन की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू एन हमारे पास इस तरह के, तो हमारे पास क्या है ओ क्यू, आर की वैल्यू दे रखी है। अगर मैं ओ क्यू किसके बराबर हो जाएगा बताइए, हमारे पास अगर हम करें ओ क्यू बाई क्यू एन दैट इज साइन ऑफ बीटा, क्योंकि हमारे पास ये बीटा है, तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको ओ क्यू साइन ऑफ बीटा लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है क्यू एन हमें निकालना है। तो बच्चे में इसको आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए, क्यू को इस तरह से, क्यू एन इज इक्वल टू ओ क्यू, क्यू एन इज इक्वल टू ओ क्यू साइन ऑफ बीटा। ओ क्यू की वैल्यू हमें पता है ओ क्यू एज इक्वल टू आर, तो ये हमारे पास क्या आएगी आर साइन ऑफ बीटा, क्लियर, ये हमारे पास ट्रायंगल होगी। अब इसके बाद देखिए बच्चे, ये हमारे पास ओ क्यू एन है, ओ क्यू एन, ओ क्यू एन। सिमिलरली क्यू एन तो हमारे पास इस ट्रायंगल में बन रहा है, कौन से ट्रायंगल में बन रहा है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास ओ क्यू एन है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो उस परपेंडिकुलर में अगर हमारे पास करें तो हमारे पास एंगल जो थीटा है दैट इज इक्वल टू पी क्यू एन, सॉरी हमारा जो एंगल आएगा दैट इज पी क्यू एन, यानी ये हमारे पास ये ट्रायंगल है जिसके एंगल क्या बन रहा है थीटा बन रहा है, तो यहाँ हमारे पास दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा पी क्यू एन। फिर से यहाँ से क्यू एन की वैल्यू निकालेंगे, क्यू एन की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, अब इस ट्रायंगल में हमारे पास बी की वैल्यू दे रखी है, तो हम इसको लिखेंगे पी क्यू। अब इसमें बताइए क्या हमारे पास क्यू एन जो है इसके बराबर बनेगा पी क्यू, फिर से हमारे पास क्या बनेगा साइन थीटा के बराबर बनेगा, साइन थीटा के बराबर बनेगा, तो ये हमारे पास क्या है साइन ऑफ थीटा, पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू है हमारे पास बी के बराबर, तो ये जाएगा बी साइन ऑफ थीटा, ये बी साइन थीटा, ठीक है। वैसे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ना ही लगा रहे थे बटन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यू एन की वैल्यू इस पूरे ट्रायंगल में से आई दिस मच, क्यू एन की वैल्यू इस छोटे से ट्रायंगल में से आई दिस मच, दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों क्यू एन है, तो ये आर साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा, क्या लिख सकते हैं बच्चे, आर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी साइन ऑफ बीटा, ओके। इक्वेशन समझ में आ रहा है, हमने क्या किया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दो ट्रायंगल्स लिए हैं, क्यू एन की वैल्यू निकाली है। अब इसके बाद अगर हम पी एम की वैल्यू निकालें, पी एम की वैल्यू देखिए बच्चे, एक तो ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास,
ठीक है, पी एम की, और एक ये ऊपर वाली ट्रायंगल बनेगी। अगर इन दोनों से देखिए ध्यान से, एक तो ये वाली ट्रायंगल है पी एम ओ और एक है पी एम क्यू। पी एम क्यू दोनों वैल्यूज अगर हम इसमें बीटा की वैल्यू निकालें तो किस तरह से होगी, या फिर हमारे पास ये दूसरा है तो पी एम की वैल्यू सिमिलर दी है, अगर हम पी एम की वैल्यू निकालें दोनों के अंदर से हमारे पास कॉमन है, तो पी एम की वैल्यू बच्चे अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास जो आनी चाहिए वो किसकी टर्म में आएगी, हमारे पास ए। जैसे अगर हम बात करें ये हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये वाला, तो ये हमारे पास है ए, ये चीज हमें निकालनी है, ये एंगल बीटा है, क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं पी एम की वैल्यू निकालूं, पी एम गिवन क्या है ओपी, पी एम बाय ओपी किसके बराबर होगा, हमारे पास साइन के, फिर से साइन के बराबर होगा। तो हम मैं अभी सिंपल वे से आपकी सारी जो पीएम की वैल्यू है, तो पीएम की वैल्यू दोनों केसेस में, जब छोटी ट्रायंगल लेंगे और बड़ी ट्रायंगल लेंगे दोनों के केस में लिखेंगे तो पीएम की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी साइन ऑफ बीटा और एक आएगी बी साइन ऑफ थीटा। मैं दोनों को इक्वेट करूँ, ये आपका काम है कि किस तरह से आप दोनों देखेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो अब हमारा एक हमारे ए साइन बीटा आ जाएगी, एक हमारे पास बी साइन ऑफ, एक और एंगल हमारे पास देखना, हाँ एक यहाँ पे बच्चे हमें ये देखना है कि एंगल कौन सा बना रहे हैं, एंगल बना रहे अल्फा, तो यहाँ से थीटा में यहाँ आ साइन और अल्फा। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको इक्वेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू बी साइन ऑफ बीटा, ठीक है। पीएम की वैल्यू निकाली है, ये दो इक्वेशन आएंगे, इसमें देखिए ए साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी साइन ऑफ बीटा, बी साइन ऑफ बीटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिख सकते हैं, फिर हम तीनों इक्वल लिख सकते हैं ना, तो हम इसको लिख सकते हैं आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी ए साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी कोस ऑफ बीटा। दिस इज द साइन, जो आपके पास सॉरी साइन ऑफ बीटा, दिस इज द लॉ ऑफ साइन। तो मैंने आपको दो लॉ ऑफ कोसाइन भी बता दिया, लॉ ऑफ साइन भी बता दिया। अगर कोई दिक्कत हो तो बेटा आप इसमें फ्रीली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके बाद मैं आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बताऊंगी, जिससे कि आपको जो आपने आज का काम किया है वो थोड़ा फ्रूटफुल लगे, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकल ना करें ना तो हमें लगता है कि हमने थ्योरी कर ली या हमने डेरिवेशन कर लिया, तो कोई थोड़ा फ्रूटफुल सा नहीं लगता। तो अभी हम न्यूमेरिकल करें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यूमेरिकल बोलती हूँ कि आपके पास दो वैक्टर्स हैं, ठीक है, मैं एक रैंडम सी बात कर रही हूँ। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स में एक का मैग्नीट्यूड 4 है, एक का मैग्नीट्यूड 5 है, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे हैं, राइट, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड या फिर रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट बोल दो तो दैट मीन्स वो पूरा है वेक्टर्स फॉर्म में बेटा, कि हमें उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास एक वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर मेरे पास है 4, ठीक है, दूसरा वेक्टर है मेरे पास 3 मान लेती हूँ, ठीक है, आपको रिजल्टेंट निकालना, दोनों एक दूसरे से एंगल है 90 डिग्री। रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चे, ये वाला था ना, इसको रट लो बस। ये हमारे पास आया था a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab कोस ऑफ 90। a की वैल्यू कितनी है बच्चे, a की वैल्यू 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर, ये कोस 90 0, ये तो खत्म हो गया। तो ये बनेगा हमारे पास, मैं रफ सा आइडिया बता रही हूँ आपको, दैट इज इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू 5, यानी r की वैल्यू आपके पास होगी 5, ठीक है। या क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, एक काम करते हैं, आपको दो क्वेश्चन अभी मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ, एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। अभी हमारे पास दो न्यूमेरिकल है बच्चे, वो आपके जो सिंप्लिसिटी के लिए अभी दो न्यूमेरिकल है, बाकी आपके एज असाइनमेंट, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते, जैसे कि मैं बात इसमें सिर्फ हमेशा याद रखना, जब रिजल्टेंट की बात है तो फॉर्मूला को याद रखना बेटा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, पहला सॉल्यूशन करते हैं। दो फोर्सेस है बच्चे 3:5, तो हमें 3:5 है ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसमें जनरलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर मान लेंगे कि लेट हमारे पास a जो है, फोर्स a मान लेते हैं, उसकी वैल्यू है x। अगर आप फोर्स है तो मैं इसको F1 और F2 से मान लेती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना।
F1 हो गया। दूसरा फोर्स बचे हमारे पास हो गया 5x, क्योंकि हमें x की वैल्यू, अभी मेन दिक्कत तो क्या है, मेन पर्पज हमारा x की वैल्यू, क्योंकि रेशियो दे रखा है, अगर 3 5 दे रखा तो हम डायरेक्टली 3 और 5 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस जिनका रेशियो दे रखा है, उनका रिजल्टेंट दे रखा है बेटे 28 न्यूटन, ठीक है। इफ द एंगल, फिर से हमारे पास एंगल दे रखा है 60 डिग्री, क्या निकालना है, हर एक फोर्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें रेशियो दे रखा है ना, इसके लिए हमने x लगाया। अब अप्लाई करें, फोर्स के फल क्या होता है, r स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। वैल्यू पुट करें बच्चे, a स्क्वायर की वैल्यू देखिए, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, a स्क्वायर की वैल्यू है ये, a स्क्वायर की जगह हम f1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर मैं f1 का स्क्वायर प्लस में f2 का स्क्वायर प्लस में 2f1 f2 cos की वैल्यू कितनी है बच्चे, थीटा हम बाद में लिख देते, तो यहाँ हमारे पास आएगा दैट इज 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3x इंटू 5x cos 60। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 60, बताइए, की होगी ना, cos लेते हो टेबल बना के 0 30 45 60, तो यहाँ cos थीटा है तो 4 3 2 1, तो ये हमारे पास आएगा 1/2, यानी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 460 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये बनेगा 9 का x का स्क्वायर, ये बनेगा 5 है बच्चे, ये बनेगा 25x का स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास 1/2 इसके साथ होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको मल्टीप्लाई करना 15x का स्क्वायर 15x का स्क्वायर, तो कितना बनाएगा हमारे पास 49 दैट इज 49x स्क्वायर अंडर द रूट, उसको लिख सकते हैं 7x, ठीक है। किसके बराबर बचे, ये 7x हमारा है 28 के बराबर, x की वैल्यू क्या जाएगी दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमें रेशियो दे रखा था, हमने सिर्फ उसको x से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट निकाला, जो चीजें हमें दे रखी थी, जैसे मैंने कहा न्यूमेरिकल करने का बेस्ट तरीका, जो चीज दे रखी है पुट अप करते चलो, या फिर फॉर्मूला जो आपको रेलेवेंट लगे उसके अंदर पुट कर दो, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू आ गई, तो पहला फोर्स कितना है, पहला फोर्स है 3x, तो 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है, न्यूटन। दूसरा फोर्स क्या होगा F2, 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 20, तो आपके पास दो फोर्स आ गए बच्चे, 12 न्यूटन एंड 20। दैट इज द वे इन विच यू कैन अप्लाई द रिजल्टेंट or the formula of resultant of parallelogram vector addition और triangle of vector addition। जहां दो वेक्टर्स की बात आती है तो क्वेश्चन इस तरह से आता है। अब थोड़ा सा माइंड वाला ट्रिक वाला देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में जैसे आपको बोला जा रहा है और जैसा आपने बेस अभी ट्रायंगल ऑफ और पैरेललोग्राम किया, उसका बेस अगर आपने ध्यान से सुना, थ्योरी ध्यान से सुनी है, तो आप इसको इजी से कर सकते हैं। क्या दे रखा है, 2 फोर्स दे रखे हैं, फिर मान लेते हैं F1 F2 और पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन है तो 1 न्यूटन लग रहा है, सेम राइट एंगल पे लग रहा है तो 5 न्यूटन लग रहा है, दोनों फोर्स की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले पहला केस, जब दोनों इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, यानी थीटा इज इक्वल टू 180, अभी हमने स्पेशल केस किया था, जब हमने थीटा इज इक्वल टू 180 किया था, तब हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू अगर आपको याद है तो हमारे पास आएगी IA माइनस बी, राइट। अभी तो किया था हमने, ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी क्लियर होती चलेगी। तो आर की वैल्यू क्या है, A माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फोर्स हम F1 मान लेते हैं, दूसरा F2 मान लेते हैं, कितना तरीके बच्चे हमारे पास 1 न्यूटन, पहली बात हो गई सेटिस्फाइड, क्लियर। नेक्स्ट थिंग, सेकंड केस में हमें क्या दे रखा है, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। अब बच्चे मैं यहाँ पर 90 डिग्री पुट करूँ, या तो हमने 90 डिग्री पुट किया था तो हमारे पास आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो रिजल्टेंट हमारे पास आया था दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, मैं अगर इसके ये कर देती हूँ r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया था हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर, रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट है बच्चे 5, यहाँ हमारे रिजल्टेंट का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 25, यानी r की वैल्यू तो 5 थी हमारे पास, ये चीज समझना होता है, यहाँ r की वैल्यू 5 दे, रिजल्टेंट इज 5, मगर अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से करूँ, अगर मैं अंडर रूट को इस साइड लेके जाऊँ तो ये तो r स्क्वायर तो बनेगा,
दैट इज इक्वल टू 25। अब बच्चे देखिए, यहाँ इस इक्वेशन से अगर मैं f1 की वैल्यू निकालूं, f1 की वैल्यू निकालनी क्या बनेगी, ये सट जाएगा, तो हमारे पास 1 प्लस f2 बन जाएगा बच्चे, दैट ये हाँ, तो ये हमारे पास f1 की वैल्यू होगी 1 प्लस में f2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये f1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, ये हमारा क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो सिंप्लीफिकेशन का तरीका है। तो यहाँ पर हम f1 की वैल्यू पुट कर दें, f1 की वैल्यू पुट करें तो बच्चे देखो 1 प्लस f2, क्योंकि हमारे पास f2 में आ जाएगी सारी, f2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a1 है b, ठीक है 2a प्लस f2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25, और हमारे पास ये f2 हो गया, ये f2 गया तो ये हो गया 2f2 का स्क्वायर प्लस 2f2, और अगर ये इस साइड जाएगा तो 24, और मैं अगर इसको इस साइड ले आती हूँ, इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0 माइनस प्लस दैट इज 24 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन गई बच्चे, 2 कॉमन ले लें, f2 का स्क्वायर प्लस f2 माइनस 12 कॉमन लिया ना इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, तो ये हमारे पास 4 और 3, हमारे पास इसका 2 टर्म बनेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो हमारे पास f2 की जो वैल्यू आएगी बच्चे, एक आएगी 3 न्यूटन और एक आएगी -4 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास f2 की वैल्यू आ गई। अब आपको f1 की वैल्यू, अगर आपके पास f2 की वैल्यू है तो आप f1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो f1 है 1 प्लस में f2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4, और अगर ये आप माइनस की बात कर रहे हैं, तो माइनस की बात कर रहे हैं तो आप उसको 1 f2 माइनस दैट इज इक्वल टू -3 न्यूटन। तो इस तरह से हम, सॉरी यहाँ पे f2 की नहीं, मेरे पास f2, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है, सिर्फ क्वेश्चन को समझ करके उसकी वैल्यूज को पता कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल करने का बेस्ट तरीका आप क्या कह सकते हो बच्चे, कि आप उसको सिंप्लीफाई, जो आपको दे रखा है न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट को, की फुल माइंड से ना आप उसको स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, दिस इज द गोल्डन टाइम पीरियड फॉर यू 11th क्लास स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से आप ये कह सकते हो कि आप शांत बैठ के सोच सकते हो कि मुझे आगे क्या करना है, और करना आप ही को है बच्चे, कोई दूसरा नहीं है। 10th क्लास तक आपने फ्री माइंड से जो काम किया, वेल एंड गुड। 10th क्लास तक आप ये होता है कि टीचर आपको बनाने वाला होता है, आप बनते हो, बट 11th और 12th का अपने आप को प्रूव करने का होता है। दिस इज टाइम, दिस इज द मेन टाइम in which you have to prove yourself, rather yourself or to your parents, जो आप ये लिखना करते हैं। तो हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठे तो ये याद रखें कि आपके पेरेंट्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपके साथ हैं, और आपकी खुद से भी एक्सपेक्टेशन बहुत सारी है। ऐसे ना फुकरापंथी से कभी कुछ नहीं आता। तो ये मेरी एक एडवाइस, एक कह सकते हो टीचर की साइड से एडवाइस मान सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी बच्चे। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किया है, न्यूमेरिकल किया है। आगे हम करेंगे इसके और टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।